बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट टाइम हम स्टडी कर रहे थे पॉजिटिव फीचर्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल स्टडीज़, नेगेटिव फीचर्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल स्टडीज़। तो आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने डिस्क्रिप्टिव स्टडी के डिज़ाइन के पॉजिटिव फीचर्स और नेगेटिव फीचर्स स्टडी कर लिए थे, जबकि एनालिटिकल स्टडी के पॉजिटिव फीचर्स और नेगेटिव फीचर्स हमारे रहते थे। पॉजिटिव फीचर्स में अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास एनालिटिकल स्टडी के हवाले से हमारे पास जो पॉजिटिव फीचर्स हैं वो हैं जी, कैन एस्टैब्लिश कैजुअल रिलेशनशिप। वो हमारे पास रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। उसके अलावा हम कंट्रोल ऑफ कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को कर सकते हैं, या फिर हमें एडवांटेज होगा, पॉजिटिव फीचर्स होंगे, प्रोवाइड स्ट्रॉन्गर एविडेंस। इसके अलावा कैन असेस मल्टीपल आउटकम्स, क्वांटिटेटिव डाटा और फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टडी डिज़ाइन। ये हमारे पास 6 पॉजिटिव फीचर्स होंगे स्टडी डिज़ाइन के हवाले से। अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उसमें पॉजिटिविटी हमारे पास क्या आती है कि एनालिटिकल स्टडीज़ जो होती हैं वो डिज़ाइन, उनका जो डिज़ाइन होता है टू असेस द काज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। हमें काज का और इफ़ेक्ट का उसका रिलेशनशिप हमें मिल सकता है एनालिटिकल स्टडी में, बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम दोनों में। फॉर इंस्टेंस, कोहॉर्ट स्टडी और randomized control trial can help establish whether a specific exposure smoking increases the risk of developing particular disease, lung cancer। जब हम कोहॉर्ट स्टडी या randomized control trial के हवाले से देखते हैं एनालिटिकल स्टडी में, तो हमें बस पता चलता है कि सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हमारे पास लंग कैंसर की डिज़ीज़ हो सकती है, अक्कर हो सकती है, उसका रिस्क फैक्टर ये बन जाता है। उसके बाद कंट्रोल ऑफ कंफाउंडिंग वेरिएबल्स आता है। तो कंट्रोल ऑफ कंफाउंडिंग वेरिएबल्स में हम देखेंगे कि एनालिटिकल डिज़ाइन अगर हम चलाएं कोहॉर्ट स्टडी या randomized कंट्रोल ट्रायल के हवाले से, ये अलाउ करते हैं रिसर्चर को कंट्रोल फॉर कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। इससे हमें पता चल सकता है दिस हेल्प्स टू आइसोलेट द इफ़ेक्ट ऑफ एक्सपोजर ऑन द आउटकम। हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास इंक्रीजिंग वैलिडिटी ऑफ द फाइंडिंग्स कितनी हो रही हैं, उससे हम एक एरिया को, एक चीज़ को आइसोलेट कर सकते हैं। प्रोवाइड स्ट्रॉन्गर एविडेंस पॉजिटिव फीचर है हमारे पास एनालिटिकल स्टडी डिज़ाइन में, तो उसमें हमारे पास स्ट्रॉन्गर एविडेंस आ जाता है। एनालिटिकल स्टडी डिज़ाइन particular randomized control provide stronger evidence or the effective intervention or causal relationship। ये हमारे पास कंसिडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग randomized कंट्रोल ट्रायल जो होता है वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्टिंग होती है। एफिकेसी की ऑफ द ट्रीटमेंट या फिर उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स के हवाले से। कैन असेस मल्टीपल आउटकम भी हमारे पास पॉजिटिव फीचर है। हम एनालिटिकल स्टडी के हवाले से हम किसी भी चीज़ का इसीली मल्टीपल आउटकम्स का असेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोहॉर्ट स्टडी माइट लुक एट हाउ एन एक्सपोजर इफेक्ट वेरियस डिजीज और कंडीशंस, अलाउइंग रिसर्चर्स टू एक्सप्लोर ब्रॉडर रेंज ऑफ द इफेक्ट। क्वांटिटेटिव डाटा अगर हम देखें तो एनालिटिकल स्टडी जो है वो हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा विच अलाउज फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू डिटरमाइन the strength and significance of association. This makes it possible to generalize findings to larger population. When the study is well designed, जब स्टडी हमारे पास well designed होगी तो हमारे पास एक quantitative data, हम उसका तरीके से हम उसको एसोसिएशन मालूम कर सकते हैं। वो स्ट्रेंथ करेगी हमारे एसोसिएशन को, जो क्वांटिटेटिव डाटा होगा कि हमारी एनालिटिकल स्टडी जो है वो कैसी थी। एनालिटिकल स्टडी का ये डिज़ाइन हमें क्वांटिटेटिव डाटा प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टडी डिज़ाइन, एनालिटिकल स्टडी में हमारे पास केस कंट्रोल स्टडी है या कोहॉर्ट स्टडी है, इसके हवाले से हम जो है
रिसर्चर के जो क्वेश्चन होते हैं किसी रेयर डिजीज़ के हवाले से या मल्टीपल एक्सपोजर के हवाले से या फिर स्पेसिफिक पॉपुलेशन के हवाले से, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है रिसर्चर को, जिससे हमारे पास वाइड रेंज ऑफ पब्लिक हेल्थ को हम इशू को डील कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे नेगेटिव फीचर्स ऑफ एनालिटिकल स्टडी। नेगेटिव फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये कॉस्टली एंड टाइम इसमें हम देखेंगे। इसमें हमारे पास क्या होता है, एनालिटिकल स्टडीज़ स्पेशली कोहर्ट स्टडीज़ एंड रैंडमाइज्ड कंट्रोल कैन बी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। कॉस्टली हो सकती हैं या फिर टाइम कंज्यूमिंग हो सकती हैं। हमने जैसे स्टडी किया था कि हमारे पास रैंडमाइज कंट्रोल या कोहर्ट स्टडी या केस कंट्रोल स्टडी, तो उसमें हम कितनी टाइम पीरियड के बाद हमारे पास एक चीज़ का आउटकम आता है, उसको हम, इसलिए हमारे पास ये टाइम टेकिंग है और कॉस्टली है। इसमें बहुत सारा टाइम, ज़ाहिर है जब टाइम कंज्यूम होगा तो उस वक्त हमारे पास कॉस्ट भी इफ़ेक्ट करेगी। दे ऑफन रिक्वायर लार्ज सैम्पल साइज, लॉन्ग फॉलो अप पीरियड्स, उसके अलावा सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज फॉर डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। तो ये इसलिए हमारे पास ये इसका एक नेगेटिव फीचर आ जाता है। एथिकल कंसर्न्स, एथिकल कंसर्न्स हमारे पास एनालिटिकल स्टडी के क्या हो सकते हैं। वो कहता है कि इन सम केसेस एथिकल कंसर्न्स मे अराइज पर्टिकुलरली इन द रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल। तो उसमें हमारे पास एथिकल कंसर्न्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल इट मे नॉट बी एथिकल टू एक्सपोज इंडिविजुअल टू हार्मफुल कंडीशन और इंटरवेंशंस गिविंग अ प्लेसेबो up to a patient with life threatening conditions। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में हम अगर किसी को प्लेसेबो देते हैं, प्लेसेबो इफ़ेक्ट चेक करने के लिए, तो ये एथिकल कंसर्न है। हम एथिकली उस पेशेंट के साथ जो है वो उसको उसकी ज़िंदगी के साथ या उसके किसी पार्ट ऑफ द ऑर्गन के साथ हम अपनी जो है पेशेंट को असेस कर रहे हैं, तो वो हम उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। वो हमारी एथिक्स हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि हम किसी को गलत बयानी करें। रिस्क ऑफ बाइस, प्लेसिबो का तो सबको पता है ना कि प्लेसिबो हमारे पास बेसिकली हम किसी को भी शो कराने के लिए कोई ड्रग देते हैं। आपने देखा होगा जिसे हम लोग अमूमन कहा था, आपके पास इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है तो आप उसको कहते हैं जी कि अच्छा आपको उसको प्लेसिबो इफ़ेक्ट देते हैं, और वो पेशेंट जो होता है वो कहता है कि जी मैं इससे ठीक हो गया हूँ, तो वो उसे बेसिकली प्लेसिबो कहते हैं। यानी कि कोई ड्रग नहीं, लेकिन वो सिमिलर टू दी लुक लाइक अ ड्रग बट इट्स नॉट अ ड्रग, उसे हम प्लेसिबो कहते हैं। कन्फाउंडिंग रिस्क ऑफ बाइस, रिस्क ऑफ बाइस में हम देखते हैं कि एनालिटिकल स्टडीज़ में हमारे पास बाइस होने का बहुत सारा रिस्क है। देयर इज स्टिल पोटेंशियल फॉर द वेरियस टाइप ऑफ बाइस इंक्लूडिंग सिलेक्शन बाइस। Sample is not representative of the population, and information bias if data collection methods are inaccurate or inconsistent. These biases can be undermine the study's conclusions. Confounding देखेंगे तो ये भी हमारे पास एक नेगेटिव फीचर आएगा। Even in analytical studies that control for some confounders, there may be residual confounding factors that were not fully accounted for। ये हमारे पास fully तौर पे accounted नहीं होते। This can still influence the result that complicate the interpretation of cause and effect relationships। Lose to follow up, एनालिटिकल स्टडी क्योंकि हमारे पास लॉन्ग स्टडी होती है या कोहर्ट स्टडी क्योंकि हमारे पास एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है, तो पेशेंट जो होता है वो फॉलो अप पे प्रॉपर नहीं आ रहा होता, टाइम टू टाइम ओवर टाइम कर लेता है, तो वो हमारे पास लॉस टू फॉलो अप में हमारे पास कंसिडर किया जाता है। ये भी हमारे पास एक नेगेटिव फीचर है एनालिटिकल स्टडी में कि हमारे पास जो उसका प्रॉब्लम है इंटरनेशनल स्टडी, इंटरनल वैलिडिटी उसकी इफ़ेक्ट होती है उसके टाइम टू टाइम ना आने की वजह से। दिस इशू कैन बी पर्टिकुलरली प्रोबेबिलिटिक,
प्रॉब्लमेटिक इन लॉन्ग टर्म स्टडीज़ में हमारे पास प्रोबेबली हमारे पास प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा लॉन्ग टर्म स्टडीज़ में। नॉट सूटेबल फॉर रेयर डिजीज़ इन सम डिज़ाइंस। एनालिटिकल स्टडी जो होती है वो कुछ डिज़ाइन, इसकी जो डिज़ाइंस हैं वो कुछ डिजीज़ में हमारे लिए सूटेबल नहीं है। Like cohort study may not be ideal for studying a disease because large sample size or long a period may be required to observe sufficient number of cases. In such cases, case control study may be more appropriate. जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन होती है तो हमने उसको क्या करना होता है, हम उसको अप्रोप्रिएट करने के लिए हम केस कंट्रोल स्टडी करते हैं, तो हमारे पास वो उसकी चीज़ें कंपाइल हो सकती हैं, लिमिटेशंस होती हैं उसमें। हम किसी भी स्टडी को, किसी भी रेयर डिजीज़ को, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक अ कोविड या जस्ट लाइक हमारे पास जब डेंगू आउटब्रेक हुआ, तो हम किसी भी चीज़ को उसी वक्त मालूम करने के लिए हम केस कंट्रोल स्टडी की तरफ मूव करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इन इंटरप्रिटेशन, या आप कॉन्गो वायरस की बात करें या आप देखें कि हमारे पास कोई ऐसी डिज़ीज़ जैसे कि ये पोलियोमिलाइटिस, ये सारी चीज़ें हम केस कंट्रोल स्टडी के हवाले से डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इन इंटरप्रिटेशन, while analytical studies are designed to assess causal relationship, interpreting the result can be complex। ये complex भी हो सकता है। For example, statistical significance does not allow simply imply causality, and the relationships observed may be influenced by unmeasured factors or biases। जनरलाइजेबिलिटी की बात करें तो रिजल्ट्स फ्रॉम हाई कंट्रोल्ड स्टडीज सच एज RCT may not allows generalize to real world setting। Participants in the clinical trial may not reflect the diversity of the general population in terms of age, sex, socioeconomic status or other variables। ये हमारे पास जनरलाइजेबिलिटी भी इसका एक नेगेटिव फैक्टर है जो हमें एनालिटिकल स्टडी के हवाले से करता है। तो उसके बाद हमारे पास थे पॉजिटिव फीचर्स और नेगेटिव फीचर्स डिस्क्रिप्टिव स्टडी के, वो हमने देखा। कल हम इनको क्विकली गो थ्रू करेंगे क्योंकि हम इनके बारे में कल डिस्कस किया था थोड़ा सा। तो पॉजिटिव फीचर्स जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टडी के हैं वो क्या करते हैं कि हमारे पास इजी टू कंडक्ट होता है, यूज़फुल फॉर आइडेंटिफाइंग होते हैं ट्रेंड्स और पैटर्न्स इसकी, एस्टैब्लिशेस करते हैं हमारे पास फाउंडेशन को किसी भी रिसर्च के हवाले से, नॉन इन्वेसिव होते हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं, कैन इंक्लूड लार्ज पॉपुलेशन पे किए जा सकते हैं। ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टडी के डिज़ाइन थे। नेगेटिव फीचर्स इसमें हमारे पास क्या थे, लिमिटेड कैजुअलिटीज़ थी, पोटेंशियल फॉर बाइस था, नो कंट्रोल ओवर द कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स थे, कैन नॉट एस्टैब्लिश टेम्पोरल रिलेशनशिप्स थे, लिमिटेड ऑब्जर्वेशंस थी, मे ओवर सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स इश्यूज थे इसमें। ये हमारे पास नेगेटिव फीचर्स थे डिस्क्रिप्टिव स्टडी के। इनको हमने कल डिटेल में एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैंने कहा कि अभी हम एनालिटिकल स्टडी के हवाले से बात कर रहे थे तो साथ ही हम इसको भी एक दफ़ा ओवरव्यू कर लें। जो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होना है वो है हमारा, मैं आपके साथ दोबारा शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो शेयर नहीं हो रहा, उसको मैं शेयर करता हूँ, जस्ट वेट अ वाइल। हमारे पास है जी सर्विलेंस पे हमने आज बेसिकली बात करनी है। सर्विलेंस में हमने देखना है हमारा नेक्स्ट यूनिट जो है वो सर्विलेंस है। हम सर्विलेंस की बात करेंगे। सर्विलेंस में सबसे पहले हमें डिफ़ाइन करना होगा कि सर्विलेंस होती क्या है, ताकि हम उसके बारे में डिस्कस कर सकें। तो पता होगा तो ही हम आगे चल सकेंगे। वो कहता है कि इन एपिडेमियोलॉजी सर्विलेंस इज़ द ऑन गोइंग कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन of
of health data to monitor and describe health events. It's a key tool for public health decision making. Purpose: to identify and control outbreak, to measure the impact of intervention, to plan, program and allocate resources, and to measure disease burden. ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आती है। बेसिकली वो इसमें सर्वेलेंस हम उस चीज़ को कहते हैं कि हमारे पास किसी भी चीज़ का हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं डाटा को, या फिर उसको मॉनिटर कर रहे हैं और उसको डिस्क्राइब करते हैं। जो ये तमाम चीज़ें हमारे पास, कोई डाटा, कोई उसका एनालिसिस, उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी मॉनिटरिंग, वो डिस्क्राइब करें हमारे पास किसी भी हेल्थ इवेंट को, तो उसे हम बेसिकली सर्वेलेंस कह रहे हैं कि हमने उस पर सारी नज़र रखी हुई है, उसे सर्वेलेंस कहते हैं। पर्पज़: टू आइडेंटिफाई कंट्रोल आउटब्रेक। इसका पर्पज़ क्या है कि हमारे पास कंट्रोल कर सकें हम आउटब्रेक को, मेजर कर सकें हम इंटरवेंशंस को, प्लान कर सकें प्रोग्राम को, एलोकेट कर सकें रिसोर्सेज को, और मेजर कर सकें हम डिज़ीज़ के बर्डन को कि कितनी डिज़ीज़ हो सकती है, किस तरीके से ये फैल सकती है, किस तरीके से इसको फैलने से रोका जा सकता है, या किस तरीके से इसको हम बेहतर कर सकते हैं, क्या कैसे कैसे हमने प्लान करके इस प्रोग्राम को चलाना है, या फिर कितने हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो उसे हम सर्वेलेंस के ये पर्पसेस होते हैं बेसिकली। बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है हमारे पास, पर्पस ऑफ दिस सर्वेलेंस, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते हैं। टाइप्स ऑफ सर्वेलेंस क्या होता है कि पैसिव सर्वेलेंस क्या चीज़ है, एक्टिव सर्वेलेंस क्या चीज़ है, सेंट्रल सर्वेलेंस क्या चीज़ है, सिंड्रोमिक सर्वेलेंस क्या चीज़ है, लेबोरेटरी बेस्ड सर्वेलेंस क्या चीज़ है, केस बेस्ड सर्वेलेंस क्या है, इवेंट बेस्ड सर्वेलेंस क्या है। ये सारी इसकी टाइप्स हैं। मज़ीद बहुत सारी टाइप्स हैं, उनके बारे में हम हर एक टाइप के बारे में जब डिटेल में बात करेंगे तो उसको हम बात करते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास पैसिव सर्वेलेंस, उसकी हम देखते हैं कि क्या होता है। पैसिव सर्वेलेंस को डिफाइन करते हैं: हेल्थ प्रोफेशनल रिपोर्ट केसेस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज टू पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज एज दे अकर यूजुअली ऑन द रेगुलर बेसिस। हमारे पास जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं किसी भी डिज़ीज़ को, जो पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी को रिपोर्ट करते हैं। वो हमें कोई भी डिज़ीज़ रिपोर्ट करते हैं कम्युनिकेबल डिज़ीज़ के बारे में, जो रेगुलरली बेसिस पर हो रही होती है। उसमें करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। रिलाइज ऑन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू रिपोर्ट केस, रिलेटिवली लो कॉस्ट एंड सिंपल, may miss some cases if health provider do not report all occurrence, or if some diseases go undiagnosed. For example, national reporting of the disease like measles, influenza and tuberculosis. ये हमारे पास पैसिव सर्वेलेंस का काम। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास इन्फ्लुएंजा पे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस पे चल रहा होता है, मीजल्स पे चल रहा है। जब भी कोई हमारे पास पेशेंट रिपोर्ट होता है तो वो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते और वो इधर उधर की दवाइयों पर लग जाते हैं। ये हमारे पास पैसिव सर्वेलेंस होती है बेसिकली। एक्टिव सर्वेलेंस होती है कि पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स जो हैं प्रोटेक्टिवली सीक आउट इंफॉर्मेशन बाय कॉन्टैक्टिंग health care providers, hospitals and laboratories to obtain more comprehensive data on disease case. हम किसी डिज़ीज़ केस के ऊपर मोर डाटा, कंप्रीहेंसिवली डाटा कलेक्ट करें लेबॉर्ट्रीज़ के या फिर किसी भी हॉस्पिटल के हवाले से, तो वो है ये मोर इंटेंसिव होगा एंड रिसोर्सेज होंगे इसमें। उसके अलावा मोर इंटेंसिव और रिसोर्स हैवी इसके लिए रिक्वायर्ड होता है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास टिपिकली यूज्ड आउटब्रेक टू मॉनिटर करना होता है डिज़ीज़ को, कंसर्न मॉनिटरिंग हमारा कंसर्न होता है बेसिकली। हेल्प करना होता है आइडेंटिफाई को जो हमारे पास अनरिपोर्टेड हो रहे हैं,
फॉर एग्जांपल इसमें एक्टिव केसेस कौन कौन से हो सकते हैं? एन आउटब्रेक ऑफ इबोला और कॉलेरा। सेंटिनल सर्विलेंस क्या है जी? सेंटिनल सर्विलेंस बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ सिलेक्टेड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आर सेंटिनल साइट्स, hospitals, clinics is used to monitor and report cases of specific disease. इसमें हमारे पास बेसिकली वो नेटवर्क होता है, जिससे वो नेटवर्क सिलेक्ट करते हैं हम, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होते हैं वो सेंटिनल साइट्स पे हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में मॉनिटरिंग हो रही होती है रिपोर्ट होने वाले केसेस की, स्पेसिफिक डिजीज़ के हवाले से। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होंगी? प्रोवाइड करेगा हाई क्वालिटी डाटा फ्रॉम अ टारगेटेड ग्रुप और जियोग्राफिक एरिया। मसलन हम अगर किसी एक डिज़ीज़ के बारे में सेंटिनल सर्वेलेंस कर रहे हैं तो हमारे पास मुल्तान में, निश्तर में जितने भी पेशेंट्स हमारे पास रिपोर्ट होंगे वो वहाँ पर होने चाहिए। जो इर्द गिर्द भी कहीं पर रिपोर्ट होंगे वो भी हमारे पास निश्तर मूव होंगे। अगर हम क्लिनिक की बात करते हैं तो हमें एक आइडिया होगा कि इस क्लिनिक से रिलेटेड इतनी पॉपुलेशन है जो इस क्लिनिक को मूव कर रही है, उसके साथ हम उसकी सेंटिनल सर्विलेंस उसमें देख सकते हैं किसी एक डिज़ीज़ के हवाले से। अच्छा, ये करते हैं जी हाई क्वालिटी डाटा फ्रॉम टारगेटेड ग्रुप और जियोग्राफिक एरिया। उसके अलावा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है बिकॉज इट डज़ नॉट रिक्वायर नेशन वाइड मॉनिटरिंग। हमने नेशन वाइड मॉनिटरिंग तो इसमें करनी नहीं होती, इसमें हम उसकी जो मॉनिटरिंग होती है उसको हम देख रहे होते हैं, तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है जगह जगह पे डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। ऑफन यूज्ड टू ट्रैक ट्रेंड्स और डिटेक्ट आउटब्रेक। हम लोगों ने ट्रेंड को देखना है कि कौन सा ट्रेंड हमारे पास आउटब्रेक में फॉलो हो रहा है, किस तरीके से हमारे पास ये सर्वेलेंस हो रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास सिंड्रोमिक सर्वेलेंस। सिंड्रोमिक सर्वेलेंस में हम बेसिकली कलेक्ट करते हैं डाटा या फिर सिम्टम्स देखते हैं, क्लिनिकल साइंस देखते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ रादर देन वेटिंग फॉर अ कंफर्म्ड डायग्नोसिस। हमारे पास एक पेशेंट रिपोर्ट होता है किसी डिज़ीज़ के साथ, उसके साइंस एंड सिम्टम्स देखते हैं और रिपोर्ट होने, डायग्नोसिस कंफर्म होने का वेट करते हैं कि इसमें हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास पेशेंट उसमें रिपोर्ट होता है या नहीं होता, उसको हम सिंड्रोमिक सर्विलेंस कहेंगे। जो टाइम पीरियड हमारे पास रिपोर्ट होने में यानी कि उसके डायग्नोसिस में बनना है तो उसको हम सिंड्रोमिक सर्विलेंस कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या है जी? यूज टू डिटेक्ट अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ आउटब्रेक, फोकस ऑन पैटर्न इन द हेल्थ डेटा लाइक emergency room visits, schools, absenteeism, over the counter drug sales। हमारे पास ये इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक है। Can be used for the disease that are not immediately confirmed such as influenza like illness or foodborne outbreaks, monitoring respiratory system in real time to track flu or COVID-19। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो समझाने लायक हो। आई होप कि आप लोगों को इन चीज़ों की खुद ही समझ आ रही होगी, इसमें कोई इतनी ज़्यादा डेप्थ वाली बात नहीं है। लेबोरेटरी बेस्ड सर्वेलेंस, इसके नाम से जैसे कि हमारे पास जितने अभी तक नाम आए हैं उन नामों से ही हम उसकी सर्वेलेंस को ऐड करते जा रहे हैं। देखिए, हम जिस वक्त किसी भी जगह पे वाइवा दे रहे होते हैं ना, तो हम
एक कंफ्यूज्ड स्टेट में होंगे। आपके ऊपर एक प्रेशर डेवलप होता है, उसमें आपने कंफ्यूज स्टेट में जा रहे होते हैं, तो आपने उस कन्फ्यूजन को ओवरकम करना होता है। उस कन्फ्यूजन को ओवरकम करने के लिए आपने जो वर्ड अनाउंस किया जा रहा है उस वर्ड पे आपने उसकी प्रोनाउंसिएशन करनी है, तो आपके ऑटोमेटिकली उसमें कुछ न कुछ आपको क्लू लाजमी तौर पे मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि चीज़ें आपने सारी पढ़ी हुई होती हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जो आपने ना पढ़ी हो या आपकी नज़र से ना गुजरी हो। वो सारी चीज़ें आप पढ़ चुके होते हैं, देख चुके होते हैं, सुन चुके होते हैं, उसको समझ चुके होते हैं, लेकिन उस वक्त आप कंफ्यूज स्टेट में जा रहे होते हैं, तो इसलिए आप आंसर नहीं कर पाते। तो इसलिए फोकस किया करें कि जब भी कोई बात की जाए तो उसमें उसके अनाउंसमेंट में आप उसको प्रोनाउंस करें, उसी अनाउंसमेंट को अपने माइंड में प्रोनाउंस करें, तो आपके पास एक अल्टरनेट उसका कुछ ना कुछ उसका माइंड आपका रिफ़्रेश करना शुरू हो जाता है और आप वो आंसरेबल हो जाते हैं, आंसर कर पाते हैं। अच्छा खैर, लेबोरेटरी बेस्ड सर्विलेंस में हम ज़ाहिर है आपको लैब से रिलेटेड बात होगी, तो अब रिलाइज ऑन द लेबोरेटरी डाटा टू डिटेक्ट। सर्विलेंस हमने कहा था कि किसी चीज़ को मॉनिटर करना या किसी चीज़ को डिटेक्ट करना या किसी चीज़ को डायग्नोज करना या किसी चीज़ पे इम्प्लीमेंट करना या कोई प्रोग्राम बनाना, तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम लेबोरेटरी बेस्ड है तो लैब का डाटा को डिटेक्ट कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं डिजीज़ को थ्रू डायग्नोस्टिक टेस्ट, किसी भी डायग्नोस्टिक टेस्ट के हवाले से, सच एज ब्लड टेस्ट, कल्चर्स, जेनेटिक स्क्रीनिंग, ये सारी चीज़ें हमारे पास लेबोरेटरी बेस्ड सर्विलेंसेज में आ जाएंगी। इसमें करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि हमारे पास ये प्रोवाइड करती है एक्यूरेट एंड स्पेसिफिक डाटा ऑन पैथोजेंस। हमें एक स्पेसिफिक डाटा मिल जाता है कि कौन सा स्पेसिफिक पैथोजन है अवेलेबल है। may involve testing samples for individual population or environmental sources। हम इसमें हमारे पास इन्वॉल्वमेंट होती है किसी भी टेस्टिंग सैंपल में किसी एक इंडिविजुअल की, किसी एक पॉपुलेशन, किसी एरिया की पॉपुलेशन से रिलेटेड या फिर इन्वायरमेंटल सोर्सेज के हवाले से। हेल्प्स कंफर्मिंग डायग्नोसिस एंड ट्रैक्स एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस और जेनेटिक चेंजेस इन पैथोजेंस। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पैथोजेंस में हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट ट्रैक्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के हवाले से जेनेटिक चेंज उसका आइडिया हो जाता है, उसको हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये इसका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये हो चुकी है, ये जेनेटिक चेंज इसका जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है HIV, हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस थ्रू दी ब्लड टेस्ट हम चेक करते हैं, उसको हम लेबोरेटरी बेस्ड सर्विलेंस में कंसिडर करते हैं। केस बेस्ड सर्विलेंस, यानी कि अभी हम बात कर रहे थे नाम की अनाउंसमेंट में देखें केस बेस्ड सर्विलेंस। केस, each case of communicable disease is reported individually and in detail, providing information about the case including demographic data, clinical information and exposure risks। ठीक है, वो हमारे पास केस बेस्ड सर्विलेंस में कंसिडर किया जाएगा। आसान सी लफ्ज़ों में ये बात है कि हमारे पास कोई केस कम्युनिकेबल डिजीज़ से रिलेटेड रिपोर्ट हुआ है, उसको इंडिविजुअली अगर हम देखें तो उसकी डिटेल हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, उसके बारे में हमें केस इंक्लूड करेगा एरिया, किस एरिया से ये केस रिपोर्ट हुआ है, उसके अलावा हमें क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या क्या इसमें हो सकता है, एक्सपोजर रिस्क हो सकता है कि कितने लोगों में ये स्प्रेड कर सकता है, किस एरिया में ये पर्सन इस केस को मज़ीद स्प्रेड कर सकता है, या इसे ये चीज़ कहाँ से हुई है, ये दोनों चीज़ें हम इसमें देखते हैं। एक्सपोजर रिस्क में कि ये जैसे आपके पास कोविड आउटब्रेक आया था या डेंगू आउटब्रेक आया था या मलेरिया आउटब्रेक आया था, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास उस हवाले से चल रही होती हैं। अब चूँकि मौसम चेंज हो रहा है तो आप देखेंगे कि आपके पास नंबर ऑफ़ केसेस ऑफ मलेरिया बढ़ते जाएंगे, तो ये हमारे पास केस बेस्ड सर्विलेंस हम देख रहे हैं। प्रोवाइड्स मोर डिटेल्स डाटा कंपोज्ड टू एग्रीगेट रिपोर्टिंग
often used in specific disease of public health concern. इसकी भी वही वैसे ही करेक्टरिस्टिक के हवाले से हम देखते हैं कि हमारे पास डाटा को डिटेल प्रोवाइड करेगा, उसके एग्रीगेटिंग फैक्टर्स पर रिपोर्ट करोगे तो वो कंपेयर किया जाएगा, पता चल जाएगा। और उसको स्पेसिफिक डिज़ीज़ के हवाले से अगर हम पब्लिक हेल्थ का कंसर्न हो तो उसको हम देख सकते हैं केस बेस्ड में कि हम किसी एक स्पेशल डिज़ीज़ के हवाले से चल रहे हैं। हेल्प्स आइडेंटिफाई एट रिस्क, हम ये हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में रिस्क पॉपुलेशन को, क्लस्टर्स ऑफ द डिज़ीज़ को। उसके अलावा एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो हमारे पास फीवर ऑफ मलेरिया केसेस इन द एंडेमिक एरिया, जैसे हम डिटेल हमारे पास डेंगू रिपोर्ट होगा। लास्ट ईयर जैसे हमारे पास एमडीए से पेशेंट रिपोर्ट हो रहे थे, एमडीए सोसाइटी से, तो उस वक्त हमारे पास नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते जा रहे थे। तो हम कह सकते थे कि ये इस एरिया के लोगों में एक्सपोजर रिस्क ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी था, तो उससे साथ वाली जो सोसाइटीज़ थी उनमें भी वो स्प्रेड होने का आउटब्रेक एक्सपोजर रिस्क उनको भी था। आप लोगों ने नॉर्मली नोट किया होगा। आगे चलते हैं इवेंट बेस्ड सर्विलेंस की तरफ। इवेंट बेस्ड सर्विलेंस होती है, इवेंट यानी कि किसी नंबर ऑफ इवेंट या किसी एक इवेंट की बात हो रही है। कहते हैं कि इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग फॉर अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड हेल्थ बिट इवेंट्स दैट मे सिग्नल द इमरजेंस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ आउटब्रेक। इसमें हमारे पास किसी भी एक डिज़ीज़ से रिलेटेड हम उसकी अनएक्सपेक्टेड हेल्थ इवेंट्स में उनको जो हमारे पास एमरजेंसी की तरफ वो सिग्नल्स कर रहे हैं उसकी तरफ हम उसको मूव करेंगे तो हमारे पास वो चीज़ उसके बारे में हमें आइडिया होगा कि हमारे पास ये डिज़ीज़ कैसे कम्युनिकेबल आउटब्रेक हो रहा है इसका। अगर हम इसकी करैक्टरिस्टिक पे देखें तो फोकस करने से हमें आइडिया होगा कि फोकसिंग ऑन दी आइडेंटिफाई सिग्नल्स, हम किसी भी सिग्नल्स पे फोकस करें तो हमें पता चल सकता है कि अनयूजुअल ट्रेंड क्या है। सडन स्पाइक्स आ रही हैं हॉस्पिटल में एडमिशन की, रिपोर्ट ऑफ द अनयूजुअल इलनेसेस हो रही हैं मीडिया पे, तो ये चीज़ें हमें इवेंट बेस्ड के हवाले से हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा ये चीज़ें हमें लीड करती हैं किसी भी अर्ली डिटेक्शन के हवाले से, किसी एमर्जिंग डिज़ीज़ के हवाले से। अगर हम किसी रिपोर्ट को चलाएं देखें तो नंबर ऑफ़ केसेस आपने देखा होगा कि जब ड्यूरिंग कोविड टाइम में आप लोग देखते थे कि हर रोज़ हर बंदा टीवी चला के देख रहा है कि कितने केसेस कहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं। तो हर बंदे को यही इशू होता था कि क्या हमारे एरिया में कोविड के केसेस रिपोर्ट होना स्टार्ट हो गए हैं या नहीं हुए। तो वो बेसिकली हम इवेंट बेस्ड सर्वेलेंस के हवाले से उसमें हमारे पास वो रिपोर्ट आ रही होती थी। आप लोगों ने अपने अपने फ़ोन पे भी देखा होगा कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लान दिया गया था कि आप अपने एरिया को देख सकते हैं कि कोविड फ्री जोन कितना है। अच्छा, इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेंस एंड रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो क्या होता है जी। इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेंस रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा अ स्ट्रेटजी दैट इंटीग्रेट मल्टीपल सर्विलेंसेस systems to collect, analyze, and respond to public health threats. Often used in the low resources settings, हम अगर किसी भी इंटीग्रेटेड डिज़ीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं और उसका रिस्पॉन्स देखना चाह रहे हैं तो उसमें हमारे पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो हमारे पास मल्टीपल सर्वेलेंस करेगी, कलेक्ट करेगी डाटा, एनालाइज करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी पब्लिक हेल्थ में थ्रेट्स को, और ऑफन उसका जो होगा लो सोर्स सेटिंग होनी चाहिए। इसका हमें क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी, कंबाइन करेंगे विद बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ सर्वेलेंस को, उन दोनों डिजीज़ को कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों डिजीज़ में हम कर सकते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस एंड रिस्पॉन्स IDSR। उसके अलावा एम्स हमारे पास एम्स टू इम्प्रूव रिस्पॉन्स टाइम, हमें रिस्पॉन्स टाइम का पता चल जाएगा, इंश्योर रिसोर्सेज का हमें यूज़ हो जाएंगे, एफिशिएंट होगी, combining data on cholera, malaria and other infectious diseases in the coordinated response। तो ये हमारे पास IDSR में ये चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। ये इसमें करेक्टरिस्टिक्स हैं कि हम अपने टाइम को
इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी रिसोर्सेज को इंश्योर कर सकते हैं। उसके अलावा हम कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों डिजीज़ को भी हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जियोस्पैटियल सर्विलेंस। स्पेशियल सर्वेलेंस में हम देखते हैं इसमें डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस हैं, लोग अपने हवाले से करते हैं। मैं बेसिकली स्पेल को याद रखने के हवाले से प्रोनाउंसिएशन करता हूँ। मैं अमेरिकन या ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, मुझे याद रह जाए कि इसके स्पेल्स क्या थे, तो मैं इसलिए वो प्रोनाउंसिएशन कर रहा होता हूँ मोस्टली। यूजेस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्पेशल data to map the occurrence of disease and identify pattern or cluster in specific locations। इसमें हमारे पास डिफरेंट स्पेसिफिक लोकेशन पे आइडेंटिफाई करते हैं हम क्लस्टर ऑफ डिजीज़ को या उसके पैटर्न को या अक्रेंस ऑफ डिजीज़ को, उसको जिस एरिया में या मैप में वो हमारे पास शो हो रही होती है उसे हम जियो स्पेशल सर्वेलेंस कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या है जी, ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में आउटब्रेक जो कि जियोग्राफिकली मूवमेंट ऑफ द डिजीज़ के हवाले से हो रही है। उसके अलावा वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के हवाले से हमें आगाह करता है, मलेरिया, डेंगू, वेयर द इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, उसके हवाले से। उस फॉर एग्जांपल मैपिंग ऑफ द स्प्रेड ऑफ ज़िका वायरस इन रिलेशन टू द मॉस्किटो पॉपुलेशंस। तो ये हम बेसिकली अगर हम डेंगू की बात करें तो आपको वो आसानी से याद होगा क्योंकि आप नंबर ऑफ़ पेशेंट्स देख रहे होते हैं हॉस्पिटल में। तो डेंगू वाले पेशेंट किस एरिया में फैल रहा है, जो मैं अभी रिसेंटली बात कर रहा था टाइम हवाले से, तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हमारे पास एक एरिया में ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो वहाँ पे आउटब्रेक उसका किस हवाले से चल रहा है। ठीक है जी, मेरा ख्याल है यहाँ पे हम बस करते हैं। प्रिंसिपल्स के बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है जी, लेक्चर इज़ ओवर। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो मेरे साथ आप लोग डिस्कस कर लेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस।